हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन जहांगीर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिक्शन आवर क्लासेस में। 10th साइंस का पोर्शन अपने 5 भाग अपलोड हो चुके हैं। आज अपन छठा भाग इसका पढ़ने जा रहे हैं। जो सेशन है वो बहुत ही अच्छा रहेगा और इसमें केवल और केवल अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पोर्शन पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सीधी सीधी 6 नंबर में आ सकती है, यानी कि 6 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसमें ये आ सकती है। तो ये जो चीज है वो है अपने पास नेत्र, मानव नेत्र। लेकिन उससे पहले एक टॉपिक और है, वो अपन करेंगे क्लियर। उसके बाद अपन मानव नेत्र पे चलेंगे, उसके दोष पढ़ेंगे। फिर दोस्तों एक क्लास और आएगी जिसमें न्यूमेरिकल अपने हो जाएंगे, तो लगभग अपना काम कंप्लीट है फिर। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं, ये जो अपनी क्लास है कौन से नंबर की है, छठे नंबर की है। 10th साइंस चैप्टर 9 है ये, प्रकाश। तो इसका अपन ये बहुत ही शानदार सेशन अपना रहेगा ये वाला। शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की, जो एक अपने आप में बहुत ही एक महत्वपूर्ण है। मैं बात करता हूं वर्ण विक्षेपण की। वर्ण विक्षेपण, देखो दोस्तों होता क्या है कि जो श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश अर्थात अपन इसको मानते हैं सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से? 7 रंगों से। और ये जो 7 रंग होते हैं ये बहुत ही शानदार है। इसका याद करने का तरीका है विबग्योर। क्या है? विबग्योर। वी यानी वोयलेट, आई यानी इंडिगो, बी यानी ब्लू, जी यानी ग्रीन, वाई यानी येलो, ओ यानी ऑरेंज और आर मीन्स रेड। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। लिख देते हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। 7 रंग हो गए दोस्तों। इन रंगों की एक बहुत ही शानदार एक घटना है। इनको अपन बोलते हैं दृश्य प्रकाश। कौन सा प्रकाश होता है ये? दृश्य प्रकाश या दृश्य तरंगे, जिनकी सहायता से अपन दैनिक जीवन में वस्तुओं को देख पाते हैं, वस्तुओं के कलर की पहचान कर पाते हैं। जिस वस्तु से जो प्रकाश तरंग यहाँ से परावर्तित होकर अपनी आंखों में आ रही है, वस्तु वही रंग की दिखाई देती है। हरा रंग आ रहा है तो हरी वस्तु है, पीला आ रहा है तो पीली वस्तु है, लाल आ रहा है तो लाल वस्तु है। तो इनको बोलते हैं दृश्य यानी देखने वाली तरंगे। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो अपने पास यहाँ से वोयलेट, इंडिगो, ब्लू वगैरह है, तो जो सबसे ऊपर होते हैं उनकी बेटा आवृत्ति होती है ज्यादा। आवृत्ति क्या होती है? अधिक। अगर अपन नीचे से ऊपर चलते हैं तो आवृत्ति बढ़ती है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो मेरे दोस्तों तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। क्या बढ़ती है? तरंग दैर्ध्य। इसको दर्शाते हैं अपन न्यू से, इसको दर्शाते हैं अपन लैम्बडा से। अगर अपन को क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश होता है तो बैंगनी, सबसे कम तीव्रता का प्रकाश होता है तो ये बैंगनी, सबसे कम तीव्रता का वो आवृत्ति का प्रकाश होता है तो लाल, और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य का प्रकाश होता है कौन सा? लाल। यानी कि इसकी आवृत्ति कम लेकिन तरंग दैर्ध्य ज्यादा, इसकी आवृत्ति ज्यादा लेकिन तरंग दैर्ध्य कम। आगे चलते हैं, वर्ण विक्षेपण की बात करते हैं कि जब इन श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म के ऊपर आपतित करवाया जाता है। प्रिज्म क्या है? एक समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें 2 फलक त्रिभुजाकार होते हैं और 3 फलक आयताकार या वर्गाकार होते हैं। जिसमें 2 फलक अपन को त्रिभुज के से जैसे दिखते हैं, ये त्रिभुज है तो इसके जस्ट त्रिभुज होगा,
और यहाँ से क्या होता है, इसके जो दो फलक होते हैं वो बेटा आयताकार होते हैं। तो कुछ इस टाइप से प्रिज्म बनता है, यानी कि जस्ट इसके पीछे होता है। इसका सीधा सा मैं तरीका बताता हूँ। तंबू जानते हो आप, तंबू, फौजियों के जो तंबू होते हैं ऐसे होते हैं टेपर में, तो वो एक प्रकार का प्रिज्म की शेप होती है। तो दो तो त्रिभुजाकार होते हैं, इधर आयत होता है, इधर आयत होता है, नीचे आयताकार होता है, या वर्गाकार भी हो सकता है। तो वो जो समांगी माध्यम होता है, सारे कण एक जैसे होते हैं, उसको प्रिज्म कहते हैं। जब ये श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म पर आपतित होता है, इसको हटा देता हूं मैं। जब ये श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म के ऊपर आपतित होता है, तो ये प्रिज्म क्या करता है, उसको उसके अवयवी 7 रंगों में विभक्त कर देता है। उसके अवयवी जो 7 रंग है उसमें क्या कर देता है मेरे दोस्तों, विभक्त कर देता है। और 7 रंगों में विभक्त करने की जो प्रक्रिया है प्रिज्म के द्वारा, उसी को अपन क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्णों का वर्गीकरण कहते हैं। वर्ण यानी होता है रंग, विक्षेपण यानी होता है वर्गीकरण। तो रंगों का क्या कर देता है, ये वर्गीकरण करता है मेरे दोस्तों। तो वर्ण विक्षेपण की एक घटना है, बहुत ही शानदार सी घटना है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होगा तो 7 रंगों में विभक्त होगा। 7 रंगों में विभक्त होने की जो घटना होती है वही वर्ण विक्षेपण है। लेकिन यहाँ पे वर्ण क्रम चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक बार यहाँ पे प्रकाश आता है तो यहाँ से 7 रंग निकलते हैं, यहाँ पे ये 7 रंग निकलते हैं। फिर प्रकाश यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे वापस से 7 रंग निकलते हैं। तो यहाँ पे बनने वाला जो वर्ण क्रम होता है वो तो होता है विबिग्योर, वो तो कौन सा होता है, विबिग्योर। लेकिन यहाँ पे जो वर्ण क्रम आएगा ये वापस से उल्टा हो जाएगा। तो ये विबिग्योर इधर से चलेगा, VIBGYOR। क्वेश्चन यहाँ से छोटा बन सकता है कि प्रिज्म द्वारा प्राप्त होने वाले श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का क्रम होता है। तो बेटा याद नीचे से रखना है, विबिग्योर लिखना ऊपर से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इसको बोलते हैं श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिज्म द्वारा प्राप्त होने वाले श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का वर्णक्रम लिखिए। तो वर्णक्रम ये होगा ROYGBIV, रोय गबीव। देखो ROY रोय, GBI गैबीव, रोए गबीव। विबिग्योर का उल्टा कर दिया, रोए गबीव। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये था वर्ण विक्षेपण, छोटा सा टॉपिक था, ये खत्म हो चुका है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट बात अपन करने जा रहे हैं। अगर मान लो 2 अपन प्रिज्म लगा दे तो भैया 2 प्रिज्म आप लगाओगे तो कैसा एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे एक और अपन ने प्रिज्म लगा दिया, ये वाला। तो ये प्रकाश इसके ऊपर आया, फिर ये प्रकाश वापस से इसके ऊपर गया, तो यहां से प्राप्त होने वाला विबग्योर प्राप्त होगा, क्योंकि रोए गवीब यहाँ पे हो गया, उसका उल्टा यहाँ पे हो गया, फिर वापस से उल्टा। तो यहाँ से विबग्योर अपन को यह श्वेत प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे निकलेगा तो एक ही प्रकाश जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जाके ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो ये है, ये तो रोए गवीब हो गया, ये विबग्योर हो गया, और ये श्वेत प्रकाश बन गया। तो श्वेत प्रकाश आ रहा था, टुकड़ों में बटा बटा फिर एक हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेत्र पढ़ेंगे अपन, मानव नेत्र, बहुत ही अच्छा पोर्शन है, बहुत ही प्यारा। एक बार देख लेते हैं अपन आवाज वगैरह का। चलो स्टार्ट करते हैं अपना जो प्यारा सेशन है वो मानव नेत्र। क्वेश्चन आ जाता है 6 नंबर में, मानव नेत्र की संरचना समझाइए। तो सीधा सा डायग्राम बनाना है, दोष पूछ सकता है। तो डायग्राम पहले अपन बनाएंगे, बहुत ही प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे अपन। डायग्राम की आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा सा, इससे भी अच्छा बना पाओगे आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही प्यारा डायग्राम बना सकते हो। प्रैक्टिस करोगे तो इससे भी अच्छा डायग्राम आप बना दोगे।
देखो इसमें भरा होता है यहाँ पे काचाभ द्रव। इनको यहाँ से कुछ मांसपेशियां मस्तिष्क के पास जाती है तो इनको बोलते हैं अपन दृक तंत्रिकाएं या फिर बोलते हैं प्रकाश नाड़ी। यहाँ पे पर्दा लगा होता है जिसको बोलते हैं अपन दृष्टि पटल अर्थात रेटिना। यहाँ पे जो ये तंत्रिका होती है इनको बोलते हैं अपन रक्त पटल। यहाँ पे ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं अपन श्वेत पटल, श्वेत पटल या स्वच्छ पटल, स्वच्छ पटल। यहाँ पे ये जो मांसपेशी संरचना होती है इनको बोलते हैं अपन परितारिका। ये क्या होती है? परितारिका। इसमें थोड़ा सा द्रव भरा रहता है जिसको अपन बोलते हैं जलीय द्रव, जलीय द्रव। ये जो छिद्र होता है इसको बोलते हैं पुतली, इसको क्या बोलते हैं? पुतली। और यहाँ पे कुछ उभरा हुआ भाग रहता है, ये जो श्वेत पटल तो श्वेत हो गया, और इसको अपन मध्य में उभरा हुआ भाग रहता है इसको बोलते हैं अपन कोर्निया, कोर्निया बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये अपना क्या हो गया? पूरा भाग हो गया है। ये जो बाहर का बाह्यतम भाग होता है ये होता है अपना श्वेत पटल। तो ये नेत्र की संरचना अपन ने बनाई है, इसमें से द्रव भरा रहता है हल्का गाढ़ा और मांसपेशी संरचना रहती है अंदर। तो डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा होगा। एक बार मैं क्लियरिटी देख लेता हूं थोड़ी सी, क्योंकि ये डायग्राम समझाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव नेत्र। ठीक है मेरे दोस्तों, बहुत ही प्यारी क्लियरिटी आ रही है, बहुत ही अच्छे से दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छे से दिखेगा। अब एक एक करके अपन सारे भागों के बारे में पढ़ेंगे और सारे भागों को समझेंगे, होता क्या है, क्या यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंसी है, कौन सा काम कौन करता है। तो सबसे पहले अपन उठाते हैं यहाँ से। देखो सीरियल से अपन को लिखना है। ये लिखेंगे अपन फर्स्ट पे, फिर ये लिखेंगे अपन सेकंड पे, फिर ये लिखेंगे अपन थर्ड पे, फिर ये लिखेंगे अपन फोर्थ पे, और यहाँ पे जो बीच वाला भाग है ना इसको बोलते हैं नेत्र लेंस। क्या बोलते हैं? नेत्र लेंस। नेत्र लेंस होता है दोस्तों ये, इसको पढ़ेंगे अपन फिफ्थ पे। फिर ये जो जलीय द्रव होता है इसको पढ़ेंगे अपन सिक्स्थ पे, इसको पढ़ेंगे अपन सेवंथ पे, ये होता है अपना एट्थ पे, ये होगा नाइन्थ पे, और ये होगा 10th पे। पूरी 10 की 10 चीजें अपन पढ़ेंगे इसमें बड़े प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल श्वेत पटल, जिसको अपन स्वच्छ पटल बोलते हैं। नेत्र का जो बाह्यतम भाग होता है वो बिल्कुल सफेद होता है और अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी यानी अपन आर पार नहीं देख सकते हैं, अपारदर्शी होता है, बिल्कुल श्वेत होता है, इसलिए उसको बोलते हैं श्वेत पटल या स्वच्छ पटल। उसके बाद में नेत्र के मध्य में कुछ भाग उभरा हुआ होता है। मानव नेत्र के मध्य में कुछ भाग उभरा हुआ होता है जो पारदर्शी होता है, जहां से प्रकाश किरणें प्रवेश करती है, उसको बोलते हैं अपन कोर्निया। उसको क्या बोलते हैं? कोर्निया। मध्य में उभरा हुआ होता है, पारदर्शी होता है, आर पार दिखता है, कोर्निया। नेत्र में कोर्निया से पीछे की ओर या श्वेत पटल से पीछे की ओर कुछ मांसपेशियां संरचना होती है जो अपारदर्शी होती है और नेत्र को पोषक तत्व प्रदान करती है, उसको अपन बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं? परितारिका। परितारिका संकुचन भी करती है, विस्तारण भी करती है, अर्थात सिकुड़ती भी और फैलती भी है परितारिका। परितारिका के मध्य में क्या होता है? एक छिद्र होता है, हल्का छोटा छिद्र होता है जो काला काला धब्बा अपन को दिखता है। उस छिद्र को बोलते हैं पुतली। जो प्रकाश किरणें होती है वो संवेदित होकर इसी में से प्रवेश करती है। पुतली। परितारिका से पीछे की ओर, परितारिका से पीछे की ओर एक हल्का मांसल संरचना सा लेंस लगा होता है, पतला पारदर्शी, उसको बोलते हैं नेत्र लेंस। उसको क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? नेत्र लेंस कहते हैं।
नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में एक हल्का पतला द्रव भरा होता है। नेत्र लेंस से तो आगे और कॉर्निया से पीछे एक भाग होता है, उसमें हल्का पतला द्रव भरा होता है, जो क्या करता है, नेत्र लेंस को लचीलापन प्रदान करता है, उसको कोमलता प्रदान करता है। उस द्रव को बोलते हैं जलीय द्रव। परितारिका से पीछे की ओर कुछ मांसपेशीय रक्त के समान की संरचनाएं होती है, रेशे होते हैं, मांसपेशियां होती है, जिसको बोलते हैं रक्त पटल। ये रक्त पटल नेत्र को पोषक तत्व प्रदान करता है। जहां पे वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है वहां पे एक पर्देनुमा संरचना होती है, जिसको अपन दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। दृष्टि पटल या रेटिना। और कुछ मांसपेशीय संरचना मानव मस्तिष्क तक जाती है, जिनको दृक तंत्रिकाएं या प्रकाश नाड़ी कहते हैं, जिनसे संवेदनाएं उत्पन्न होती है, जिनसे अपन को पहचान करने की शक्ति मिलती है। संकेत यहां से जाते हैं, विद्युतीय संकेत मस्तिष्क से, मस्तिष्क अपन को देखने में सहायक करता है। फिर दृष्टि पटल और नेत्र लेंस के मध्य एक हल्का गाढ़ा द्रव भरा होता है, जिसको काचाभ द्रव कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं मेरे मित्रों? काचाभ द्रव कहते हैं। तो ये मानव नेत्र की क्या हो गई, पूरी संरचना हो गई। आराम से आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। तो बस आप वीडियो को जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैलाइए, तभी कुछ बात बन सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। श्वेत पटल, नेत्र के चारों ओर एक श्वेत अपारदर्शी आवरण होता है, जिसे अपन कहते हैं श्वेत पटल। कॉर्निया क्या होता है? नेत्र के सामने एक उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है, थोड़ा सा प्रकाश किरणें इसी भाग में से प्रवेश करती है, इसे कॉर्निया कहते हैं। परितारिका क्या होती है? कॉर्निया के पीछे क्या होता है? एक संरचना होती है अपारदर्शी, अपारदर्शी संरचना होती है, जिसको क्या कहते हैं अपन? कॉर्निया कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, इसको आइरिस भी कहते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आइरिस। पुतली क्या होती है? परितारिका के मध्य में एक छिद्र होता है, उस छिद्र को क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। और परितारिका की सहायता से पुतली का आकार कम या ज्यादा होता है। देखो, अपन किसी अंधेरे वाले कमरे में चले जाते हैं अचानक से, तो कुछ वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, तो ये परितारिका क्या करती है? पुतली के आकार को बड़ा करती है, अर्थात उसका विस्तारण करती है, प्रकाश किरणें प्रवेश करती है, कुछ टाइम बाद अपन को दिखने लग जाता है। और अपन अचानक से अधिक प्रकाश में चले जाते हैं तो अपनी आंखें बंद सी हो जाती है, तो वहां पे क्या होता है? प्रकाश किरणें बहुत ज्यादा प्रवेश करती है, तो ये पुतली क्या करती है? परितारिका पुतली के आकार को छोटा कर देती है, यानी कि उसका संकुचन करती है, फिर नियमित प्रकाश किरणें प्रवेश करती है। तो ये क्या थे? उसके भाग थे, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद देखो, एक अपने पास क्या होती है कि स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है। स्पष्ट न्यूनतम दूरी का मतलब ये है कि जहां से अपन वस्तुओं को अच्छी तरीके से देख सकते हैं, अर्थात किसी प्रकार का तनाव अपने मस्तिष्क पर नहीं पड़ता है। क्योंकि अधिक पास में यदि वस्तुओं को लाते हैं तो मस्तिष्क पर तनाव बढ़ जाता है, जिससे सिरदर्द वगैरह आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो एक निश्चित न्यूनतम दूरी होती है, जिसको स्पष्ट दूरी बोलते हैं। स्पष्ट न्यूनतम दूरी जो निर्धारित की गई है मापांक के द्वारा, और वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आ सकता है कि मानव नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी का मान होता है, तो वो है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर एक परफेक्ट दूरी होती है, यहां से अपन वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। अब अपन नेत्र के बारे में तो पढ़ चुके हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, उम्र के बढ़ने से, कई भौतिक कारणों से या कई आंतरिक कारणों से, हार्मोन्स की वजह से, कई रीजन हो सकते हैं, जिससे नेत्र में क्या उत्पन्न हो जाता है? दोष उत्पन्न हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें अपन नेत्र दोष कहते हैं। उन नेत्र दोषों का निवारण भी किया जाता है, डॉक्टर की सलाह मशवरा करके, डॉक्टर की परामर्श से उनका क्या किया जाता है? निराकरण किया जाता है। तो वो अपन पढ़ेंगे। तो मानव नेत्र दोष। अब नेत्र दोष होते कौन कौन से हैं? पहले इनके बारे में बात करेंगे, फिर उनके निवारण के बारे में बात करेंगे। तो नेत्र दोष होते हैं उम्र के बढ़ने से, कई भौतिक कारणों से अनेक प्रकार के विकार नेत्र में उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ऐसे
फिजिकली जो डिप्रेशन अपने दिमाग पे आता है तो उससे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसे अपन नेत्र दोष कहते हैं, जो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि या दीर्घ दृष्टि, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुता, अबिंदुता या इसको दृष्टि वैषम्य भी बोलते हैं, दृष्टि वैषम्य दोष। और एक अपने पास होता है मोतियाबिंद, मोतियाबिंद। ये 5 प्रकार के दोष मानव नेत्र में अधिकतर देखे जाते हैं। अब एक एक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? देखो दोस्तों, इसको नाम का अपोजिट पढ़ना है। निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें निकट की तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, जबकि नाम क्या बता रहा है? निकट दृष्टि, निकट की दिखाई नहीं देगी। उल्टा पढ़ना है। निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती है परंतु दूर स्थित वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। तो फिर इसका नाम निकट क्यों पड़ा? तो इसका नाम निकट इसलिए पड़ा कि जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले, पहले यानी निकट, रेटिना से पहले ही बन जाता है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? निकट दृष्टि दोष। तो यहां पे अपन डायग्राम बना लेते हैं एक बार और। ये नेत्र है, यहां पे अपना मानव नेत्र लेंस लगा है और ये रेटिना है। तो यहां से मान लो कोई प्रकाश किरण आ रही है, वो पहले ही फोकसित हो जाती है, तो यहां पे रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है, ये रेटिना है। तो इस वजह से इसको बोला जाता है निकट दृष्टि दोष। फिर इसके निवारण के लिए क्या करते हैं गुरुजी? तो इसके निवारण के लिए क्या करते हैं भैया? देखो, प्रकाश किरणें यहाँ पे केंद्रित है, इनको यहाँ पे पहुंचाना है। पर्दे पर यदि पहुंचेगी तो स्पष्ट दिखाई देगी। पर्दे पर पहुंचेगी कब? जब ये फैलेगी, थोड़ी फैलेगी, और फैलाने का काम कौन करता है? अवतल लेंस। तो इसके निवारण के लिए अपन क्या लगाते हैं मेरे बच्चा, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे मुन्नो? इसके लिए लगाते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करता है मेरे दोस्तों? प्रकाश किरणों को फैला देता है। प्रकाश किरणें यदि फैलेगी तो सीधी रेटिना पर फोकसित होगी। कहां पे फोकसित होगी? सीधी रेटिना पर फोकसित होगी और वस्तु बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगी। तो निवारण में कौन सा लेंस लगाया अपन ने? अवतल लेंस। कौन से दोष के लिए? निकट दृष्टि दोष के लिए। बिल्कुल डॉक्टर बन गए अपन। चलो अपन कर सकते हैं इलाज किसी का भी। दूसरा अपना जो दोष है वो होता है दूर दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष है तो नाम का उल्टा होगा। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की तो दिखाई देती है लेकिन निकट की दिखाई नहीं देती है। वह दोष जिसमें दूर स्थित वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, कौन सा दोष कहलाता है? दूर दृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। तो गुरुजी इसके निवारण के लिए, अब इसका नाम दूर क्यों पड़ा? तो इसमें जो प्रतिबिंब होता है रेटिना के पीछे यानी कि रेटिना से दूर बनता है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ेगा? दूर दृष्टि। तो इसमें अपन क्या करते हैं, ये अपना डायग्राम है नेत्र का और ये अपना लेंस होता है नेत्र में। यहां से प्रकाश किरणें आ रही है और रेटिना के पीछे जा रही है, तो रेटिना से दूर बन रहा है, इसलिए क्या नाम पड़ा इसका? दूर दृष्टि या दीर्घ दृष्टि। अब इन प्रकाश किरणों को यहां पे लाना है रेटिना पर, तो केंद्रित, इनको सिकुड़वाएंगे अपन। केंद्रित करने का काम कौन करता है? उत्तल। तो इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे मेरे प्यारे मित्रों? इसके लिए लगाएंगे अपन उत्तल लेंस। तो यहाँ पे उत्तल लेंस लगा देते हैं। प्रकाश किरणें आएगी और सीधी कहां पे फोकसित होगी? रेटिना पर, और रेटिना पर वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो निवारण में कौन सा लेंस लगाया अपन ने? उत्तल लेंस। कौन सा लगाया? उत्तल लेंस। ठीक है, बीमारी खत्म। अब अपने पास है जरा दृष्टि दोष। जरा का मतलब होता है न तो दूर न निकट, बीच का मामला हो गया।
तो ऐसे दोष को बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। न तो दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है और न ही निकट स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। तो ऐसे दोष को क्या बोलते हैं? जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। और ऐसे दोष के निवारण के लिए अपन लेंस लगाते हैं द्विफोक्सी। कौन सा लगाते हैं? द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं। द्विफोक्सी यानी उसमें उत्तल भी हो, उसमें अवतल भी हो। यानी कि ऐसा एक लेंस होता है जहां पे एक और लेंस यहाँ पे होता है, दो लेंस होते हैं, तो एक तो अवतल होता है और एक उत्तल। इसको बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस, यानी कि उत्तल और अवतल दोनों एक में फिट होते हैं। तो इसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, जिसमें दोनों प्रकार के दोष होते हैं, निकट भी और दूर या दीर्घ भी। एक होता है अपने पास अबिंदुता। अबिंदुता दोष में क्या होता है कि वस्तुएं जो अपना जो लेंस होता है नेत्र में, वो एक अक्ष की रेखाओं को तो फोकसित कर देता है। दो अक्ष होते हैं, एक्स और वाई। तो एक अक्ष की रेखाएं तो भली भांति फोकसित होती है, दूसरे अक्ष की रेखाएं भली भांति फोकसित नहीं होती है। तो वस्तुएं गोल या बेलनाकार दिखाई देने लग जाती है। यानी कि ये कोई अपने पास नेत्र अपना, और यहां पे बिल्कुल एक वस्तु रखी है ऐसे चौकोर टाइप से, बिल्कुल वर्गाकार या आयताकार। इसको अपन देख रहे हैं, ये अपने पास, तो यहां से प्रकाश किरणें गई, यहां पे प्रतिबिंब बना, लेकिन ये जो है लेंस, ये क्या हो गया, थोड़ा डिफेक्टिव हो गया। तो एक अक्ष की रेखाएं तो आ रही है, यानी कि वाई अक्ष की तो बिल्कुल आ रही है, लेकिन एक्स अक्ष की रेखाएं वक्रीय हो गई, इसे घूम गई। तो वस्तुएं कैसे दिखाई दे जाती है? बेलनाकार। अब बेलनाकार वस्तुएं दिखाई दे रही है, तो इसका निवारण अपन बेलनाकार लेंस लगाकर ही करते हैं। तो इसमें क्या लगा देते हैं? बेलनाकार लेंस लगा देते हैं ऐसे। तो ये वस्तुएं कैसे दिखाई देती है? फिर बिल्कुल जैसी थी वैसी की वैसी दिखाई देती है। तो ऐसे दोष को क्या बोलते हैं? अबिंदुता दोष बोलते हैं मेरे प्यारो, अबिंदुता दोष। समझ में आ गया होगा आपको। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट और बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने समझाया है। एक दोष अपना और बच रहा है अभी। देखो, लास्ट अपना दोष है कौन सा? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद। इसमें क्या होता है? उम्र के बढ़ने से जो जलीय द्रव होता है नेत्र में, वो निकल जाता है। उम्र के बढ़ने से जलीय द्रव निकल जाता है, और मानव लेंस, जो नेत्र लेंस होता है, उसकी पारदर्शिता खत्म हो जाती है, उसका लचीलापन, उसकी जो समंजन क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। यानी कि जो विभेदित करता है, वो आवर्धित जो करता है, वो क्षमता खत्म हो जाती है, विभेदन क्षमता। उसके खत्म होने से वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, वस्तुएं धुंधली दिखाई देने लग जाती है। तो इस प्रकार का जो दोष होता है वो होता है मोतियाबिंद। कौन सा होता है? मोतियाबिंद। तो इस दोष के निवारण के लिए जो मानव नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस होता है, उसका प्रत्यारोपण किया जाता है। अंग प्रत्यारोपण, यानी कि ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं, उस लेंस को तो हटा देते हैं और उसकी जगह एक कृत्रिम लेंस लगाते हैं, बनाया हुआ लेंस लगाते हैं, कृत्रिम मानव निर्मित। जो कैसा होता है? उसका नाम होता है इंट्रा ओक्यूलर। कौन सा लेंस होता है बेटा? इंट्रा ओक्यूलर लेंस। नाम याद कर लेना कि मोतियाबिंद जो रोग होता है मानव नेत्र में, उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? तो वहां पे कृत्रिम लेंस होता है इंट्रा ओक्यूलर। तो उम्मीद करता हूं आपको मानव नेत्र की संरचना अच्छे से समझ में आई होगी, और जो निवारण है वो समझ में आया होगा, दोष अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये अपना जो पोर्शन था इंपॉर्टेंट, वो खत्म हो चुका है। टाइम अपन देख लेते हैं एक बार। अपने पास टाइम है अभी, तो अपन थोड़े से क्वेश्चन भी थोड़े बहुत कर लेते हैं। एक आध क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, उसके बाद यही है अपना, थोड़ा काम कम हो जाएगा ना। तो एक आध क्वेश्चन अपन फटाफट करते हैं अभी। आपको मैं दर्पण से लेके यहाँ तक पूरा करवाऊंगा ना। दर्पण के भी अपने क्वेश्चन है थोड़े से, वो भी करेंगे अपन। उस टाइम पे अपन ने किया नहीं था। चलो
दर्पण सूत्र की डेरिवेशन भी है बेटा, मैंने करवाई नहीं तुम्हें, अपन दर्पण सूत्र की डेरिवेशन कर ही लेते हैं। वैसे डेरिवेशन एग्जाम में पूछता तो नहीं है, लेकिन फिर भी करने में क्या हर्ज है ना। चलो आज डेरिवेशन ही कर लेते हैं, उस टाइम पे रह गई थी। दर्पण समीकरण, दर्पण समीकरण या सूत्र। तो ये अपना एक दर्पण है, बाहर पॉलिश हो रही है तो अवतल दर्पण है। ये इसका मुख्य अक्ष है, यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, एक प्रकाश किरण समांतर आई फोकस से जाएगी, एक प्रकाश किरण फोकस पर आ रही है समांतर हो जाएगी, यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये वस्तु थी अपनी ए बी, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा हो गया ए डैश बी डैश। ये अपने पास एफ है, इसको अपन ने एम मान लिया, ये पी है, ये एन हो जाएगा। समझ में आ गई बात। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको अपन यू बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी प्रतिबिंब दूरी, इसको वी बोलते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है उसको अपन फोकस दूरी एफ बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे देखो अपन इसमें सोल्व करते हैं। तो इसमें अपन को कितने तो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक त्रिभुज अपन को ये दिख रहा है, एक त्रिभुज अपन को ये दिख रहा है, एक त्रिभुज अपन को ये दिख रहा है। ठीक है, तो एक त्रिभुज अपन को ये दिख रहा है, तो इसमें 2-3 त्रिभुज है। तो अपन को केवल और केवल त्रिभुजों को क्या करना है, सिद्ध करना है, समरूप त्रिभुज करना है। यहां पे जो अपन को त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, और ये त्रिभुज और ये त्रिभुज एक दूसरे के बराबर है। तो यहां से अपन पहले त्रिभुज उठाते हैं, त्रिभुज ए बी एफ, वह त्रिभुज एन पी एफ एक दूसरे के समरूप है। और समरूपता का नियम क्या होता है कि इनकी जो भुजाएं होती है उनका अनुपात समान होता है। समरूपता का नियम यही बोलता है कि जो अनुपात होता है भुजाओं को समान होता है, अर्थात ए बी के अनुपात में हो जाएगा पी एन, और यहाँ से ए एफ के अनुपात में हो जाएगा अपने पास पी एफ। क्लियर है मेरे दोस्तों। अब ये अपने पास एक त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज एक जैसे दिख रहे हैं अपन को, तो इन दोनों त्रिभुजों में अपन एक नियम लगाएंगे। इन दोनों त्रिभुजों में देखो, इसको अपन ऐसे कैसे छोड़ देंगे, पी एन किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो यहां से ए डैश बी डैश के, ये बिल्कुल समांतर है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ए एफ अपॉन पी एफ। दूसरा त्रिभुज अपन ने लिया, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, वह त्रिभुज ये वाला एम पी एफ एक दूसरे के समरूप है, अतः इनकी भुजाओं का भी अनुपात समान होगा। तो क्या आ जाएगा अपने पास, एम पी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू पी एफ अपॉन ए डैश एफ। ये भुजा के अनुपात में ये, और ये भुजा के अनुपात में ये। अब ये जो एम पी है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर। तो यहाँ पे अपन रख देंगे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू पी एफ अपॉन ए डैश एफ। ये समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर 2 है। दोनों समीकरणों को देखो, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, अर्थात तो दोनों बराबर होंगे। तो दोनों समीकरणों को अपन को क्या करना है, बराबर। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, तो यहां से आ जाएगा ए एफ अपॉन पी एफ बराबर, यह आ जाएगा पी एफ अपॉन ए डैश एफ। वज्र गुणा कर देते हैं, क्या कर देंगे, वज्र गुणा। तो ये उधर जाएगा, ये इधर, तो ये हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा, चलो कर देते हैं।
या पहले वैल्यू रख देते हैं। देखो AF, ए से लेके F तक की वैल्यू अपने पास नहीं है, ए से लेके F तक की वैल्यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद में PF, P से लेके F तक की वैल्यू है, PF A डैश F की वैल्यू अपने पास नहीं है। तो इसको भी अपन दो भागों में बांटेंगे। पूरी दूरी अपन को दे रखी है, पूरी दूरी में से अपन ये घटा देंगे तो ये बचेगी अपने पास। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, AP, ए से लेके P तक माइनस PF अपॉन क्या है PF बराबर PF की वैल्यू दे रखी है और यहां से A डैश F की वैल्यू निकालनी, तो A डैश P की वैल्यू दे रखी है माइनस इसमें से क्या कर देंगे PF। अब वज्र गुणा करेंगे तो इससे गुणा होगा, इससे गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा AP माइनस PF और यहाँ पे हो जाएगा A डैश P माइनस PF, ये हो जाएगा बराबर PF स्क्वायर। PF को PF से गुणा कर दिया। AP की वैल्यू क्या है, A से लेके P तक की वैल्यू है U माइनस PF की वैल्यू P से लेके F तक की वैल्यू क्या है F। फिर A डैश P की वैल्यू, A डैश से लेके P तक की वैल्यू क्या है V माइनस PF की वैल्यू क्या है F बराबर F स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्तों, देख लेता हूं आवाज आ रही है क्या। इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा UV, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का UF, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का VF, इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस का F स्क्वायर बराबर F स्क्वायर। F स्क्वायर को उधर ले गए, कट गया ये, तो क्या बचा UV माइनस UF प्लस माइनस VF बराबर F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, कट गया ये। अब देखो ये दोनों माइनस के उधर ले गए तो ये हो जाएगा UV बराबर ये उधर जाएगा तो UF माइनस VF, तो प्लस का हो गया। इस समीकरण में अपन भाग देंगे UVF का, किसका भाग देंगे UVF का, तो UVF का भाग देने पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों UV बराबर UF प्लस VF, यहां पे आ जाएगा UVF, यहां पे भी आ जाएगा UVF, यहां पे भी आ जाएगा UVF। UV से UV कट गया, U से U, F से F कट गया और V से V और F से F कट गया, तो यहाँ पे बचा 1/F, यहाँ पे बचा 1/V, यहाँ पे बचा 1/U। यही अपना क्या था दोस्तों दर्पण समीकरण था। शायद आपको समझ में आ गया होगा, पूरी डेरिवेशन मैंने अच्छे से करवाई है। वीडियो को 2-3 बार देखो आप, बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो यही अपना दर्पण समीकरण था। उस दिन शायद रह गया था, मेरे को लगा आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ आपसे, मैंने करवा दिया है ना। तो इसको आप 2-3 बार देखो। और लेंस जो सूत्र है उसकी भी मैं डेरिवेशन करवाऊंगा अगली क्लास में, क्योंकि वो भी मैंने नहीं करवाई, वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी करवाऊंगा मैं आपको ना। तो 1/A बराबर 1/V प्लस 1/U, ये अपना क्या होता है दर्पण सूत्र होता है। इसी की सहायता से अपन न्यूमेरिकल करेंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करो धमाकेदार तरीके से, क्योंकि आप शेयर नहीं करोगे तो फिर कोई नहीं करेगा। आपके भरोसे सब कुछ है, आपके ऊपर डिपेंड है। किसी के पास अगर वीडियो पहुंचेगा तो वो शायद हो सकता है उसके 1-2 मार्क्स बढ़ जाए, ठीक है। तो आपकी बदौलत ही बढ़ेंगे, वो आप ही कर सकते हो। तो जल्दी से जल्दी शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।